सुप्रभात और शुभ संध्या दोस्तों। goonlinetrainings.com पर आपका स्वागत है। तो आज हम डेमो नंबर 2 करने जा रहे हैं। कल का वीडियो डेमो नंबर 1 गो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के YouTube चैनल पर अपलोड किया गया था। मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत सारी सफलता की कहानियां, बहुत सारे इंटरव्यू प्रश्न, बहुत सारे पॉडकास्ट पा सकेंगे। मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि आप गो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के बसर योगी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसी ने पूछा, क्या ये कोर्स सैद्धांतिक है? बिल्कुल भी सैद्धांतिक नहीं, 100% व्यवहारिक है। क्योंकि लोगों को 20-30 लाख का पैकेज मिल रहा है। जो लोग प्रति माह 20,000 रुपये कमा रहे हैं और 25 लाख पा रहे हैं, उनके लिए यह इतना आसान नहीं है अगर उनके पास उचित ज्ञान नहीं है। बहुत से लोग, आप जानते हैं, मुझसे कहते हैं, सर मैंने 2 बार प्रॉक्सी की है, मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन 2 बार मेरी नौकरी चली भी गई। एक वजह यह थी कि मुझे नॉलेज नहीं मिली। बस इसी वजह से मैं प्रोसेस में नहीं जाना चाहता था, मैं स्किल हासिल करना चाहता था। इसी वजह से मैंने खुद से आपका कोर्स ज्वाइन किया। अब मैं 2 इंटरव्यू क्रैक कर पा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। बहुत से लोगों ने ऐसा कहा, इसका क्या मतलब है? पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत से असाइनमेंट और प्रोजेक्ट मैं सभी मॉड्यूल के लिए शामिल करने जा रहा हूं। SQL, पावर BI, डेटा वेयरहाउसिंग और SSS। हर एक चीज के लिए आपके पास डेटा सेट की गहराई होगी जो मैं देने जा रहा हूं, और बहुत सारे असाइनमेंट। मैं जो कुछ भी देने जा रहा हूं, आप उसे आसानी से या कनाडा या भारत में कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। और आप जानते हैं, 20 दिन बाद ही महसूस कर पाएंगे। आपको असाइनमेंट और बाकी सब कुछ पता चल जाएगा। तो तुरंत ही आप निश्चित रूप से इस कोर्स की सराहना करेंगे। आप जानते हैं कि यह कैसे हो रहा है, यह निश्चित रूप से स्पष्ट है। और मैंने आपको आज दूसरे दिन के लिए एक अटेंडेंस फॉर्म दिया है। सभी को फॉर्म भरना होगा और आपको इस व्हाट्सएप लिंक से भी जुड़ना होगा। ठीक है, तो यह अनिवार्य है और आपको दूसरे दिन अटेंडेंस फॉर्म भरना होगा। स्पष्ट? अगर किसी को पता है कि कोई लाइव क्लास मिस कर रहा है, तो हम उसे डेली रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास कभी भी कोई सवाल है, तो आप मुझे सीधे पोस्ट कर सकते हैं। तो यह मेरा नंबर है, तो कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता था कि कल मैं बहुत सी चीजों के बारे में बात कर रहा था और आज मैं बाकी बचे हिस्से के बारे में बात करना चाहता हूं। तो सिस क्या है? डेटा वेयरहाउसिंग क्या है? बहुत सारे कोर्स हैं जिन्हें मैं आपसे सीखने के लिए कह रहा हूं, है ना? तो आपको यह जानना होगा कि हम ये सब चीजें क्यों सीखने जा रहे हैं। इन कई कोर्स की क्या जरूरत है? तो आपको ये सब अच्छे से जानना होगा। तो मैंने आपको पूरी लिस्ट दी है और मैं एक्सेल या पाइथन की सलाह नहीं दे रहा हूं। तो इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके बिना आप डेटा एनालिटिक्स की नौकरी पा सकते हैं। और अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो पाइथन अनिवार्य है। और जेनी या एजेंटिक AI या किसी भी AIML कोर्स के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं, तो मैं दृढ़ता से सलाह देता हूं कि कम से कम बेसिक पाइथन की जरूरत है। अन्यथा डेटा एनालिटिक्स के लिए पाइथन बिल्कुल भी नहीं है। ओह क्लास, ठीक है, पाइथन की बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती है। तो लोग पूछ रहे हैं कि मैं इस मॉड्यूल के हिस्से के रूप में क्या कवर करने जा रहा हूं। SQL में लाइव क्लास कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसे कवर करने का समय नहीं है, और मैं आपको 50 से 60 घंटे के वीडियो देने जा रहा हूं। तो आपको रोजाना 1 घंटे का वीडियो देखना होगा और आपको अभ्यास करने की जरूरत है। पावर BI हम लाइव करने जा रहे हैं और यह 45 से 50 दिनों तक चलेगा, या 60 घंटे तक भी जा सकता है। पूरी तरह से लाइव दिया जाएगा, इसलिए प्रतिदिन 1 घंटा। तो यह 1 घंटे की क्लास आपको प्रतिदिन अटेंड करनी होगी और 1 घंटे का वीडियो प्रतिदिन देखना होगा। तो ये समानांतर रूप से होना चाहिए, पहले 2 महीने, इस महीने और अगले महीने। आप इस सामान पर ध्यान केंद्रित न करें। क्लियर? पूरी तरह से SQL पर ध्यान केंद्रित करें और प्रतिदिन 1 वीडियो आपको देखना होगा, और एक बार में न देखें। आप केवल 15 मिनट देखें और फिर ब्रेक लें, नोट्स लिखें। अगर आपका मूड नहीं है, तो इसे ना देखें और कुछ समय बाद वीडियो देखें। आप ऐसे ही वीडियो देख पाएंगे और अभ्यास कर पाएंगे। हालांकि मैं 45 घंटे कह रहा हूं, मुझे लगता है कि 50 से 60 घंटे से ज्यादा के वीडियो उपलब्ध है। ठीक है,
तो आपके पास यहाँ और भी बहुत सारे वीडियो हैं, ठीक है, तो आप कंटेंट का पता लगा पाएंगे। तो वो है, और पॉवबी भी मैं 45 साल कह रहा हूं, लेकिन कम से कम 60 साल तो होंगे ही ना। तो अगला, अगर कोई अजूर के लिए प्लान करना चाहता है तो अजूर भी आप ले सकते हैं। यस सिस, अगर ये लाइव है तो लाइव अटेंड कर सकते हैं, या अगर ये वीडियो है तो आप वीडियो के लिए भी प्लान कर सकते हैं। और ऐसे से अनिवार्य नहीं है, लेकिन कम से कम 5 घंटे का वीडियो कंटेंट उपलब्ध है और डेटा वेयरहाउसिंग वीडियो भी दिए जाएंगे। तो क्या ज्यादा जरूरी है? तो मैं दृढ़ता से सलाह देता हूं। तो ये वेटेज का सिर्फ 40% है। तो ये वेटेज का सिर्फ 60% है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एसक्यूएल की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप कई पोस्ट डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिसिस, पॉवबी डेवलपर, बीए डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, रिपोर्ट डेवलपर, किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर या मैंने जो नंबर दिए हैं उन पर कोई सवाल है तो आप मुझसे कभी भी पूछ पाएंगे। सर, यही मेरी शंका है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहता था, या आप मुझसे पॉवबी लाइव क्लास के बाद अपने संदेह पूछ सकते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर और पॉवबी हम पहले और दूसरे महीने के लिए योजना बनाने जा रहे हैं, और यह 60 घंटे का होगा, 45 घंटे का नहीं। ये गलत है, एक 60 घंटे। यहां तक कि पॉवबी यह न्यूनतम 45 से 55 घंटे का है, आपको मिल जाएगा। तो बाकी चीजें स्पष्ट है। तो यह अंतिम कोर्स है जिसका आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेटा एनालिटिक्स क्या है। डेटा विश्लेषण का क्या अर्थ है? जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस इंटेलिजेंस का अर्थ है अतीत को समझना। सही। डेटा साइंस का अर्थ है भविष्य की भविष्यवाणी करना। तो यदि आप ये समझना चाहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में भारत में मेरी बिक्री क्या थी, तो ये डेटा विश्लेषणात्मक प्रश्न है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि अगले 5 वर्षों में भारत में मेरी बिक्री क्या होगी, तो आप कुछ भविष्यवाणी करना चाहते हैं, जो आय प्रश्न है। आय पूरी तरह से भविष्यवाणियों, भविष्य की सिफारिशों और भविष्यवाणियों पर काम करने जा रहा है। ये सब वो करने जा रहा है। लेकिन डेटा इंजीनियरिंग क्या है? डेटा इंजीनियरिंग का मतलब है डेटा इकट्ठा करना, डेटा को साफ करना, डेटा को स्टोर करना और डेटा को आय लोगों और डेटा एनालिस्ट को देना। तो आय वो शख्स है जो डेटा इंजीनियर को लाएगा। डेटा इंजीनियर वो शख्स है जो आय लोगों को डेटा सप्लाई करेगा, और वो शख्स है जो बाय लोगों को डेटा सप्लाई करेगा। बाय का मतलब है डेटा एनालिस्ट, है ना? तो किसी को तो डेटा देना ही होगा, है ना? डेटा के बिना क्या आप कुछ भी बना पाएंगे? उदाहरण के लिए, मैं 1000 लोगों के लिए खाना बनाना चाहता हूं। तो मैं अब एक शेफ, ये शख्स एक शेफ है, एक शेफ, और आपके पास एक बाय शेफ है। अगर उन्हें 1000 लोगों के लिए खाना बनाना है तो किसी को जाकर सब्जियां, चिकन और बाकी सभी चीजें लानी होंगी, आप जानते हैं, और उसके बाद ही ये लोग खाना बना सकते हैं, है ना? तो आपको कच्चा माल कौन देगा? आय या बाय डेटा के लिए कच्चा माल क्या है? डेटा कौन देगा? डेटा इंजीनियरिंग वो व्यक्ति है जो डेटा एकत्र करता है, डेटा को साफ करता है, डेटा को एक स्थान पर संग्रहित करता है। ये डेटा ये लोग लेंगे और वे भविष्यवाणियां और डेटा विश्लेषण कर सकेंगे। समझ में आया? तो ये सभी चीजें हैं जिन पर मैं आज चर्चा करूंगा। अब अगर आप समझना चाहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस कैसे काम करता है। पहला सवाल, आपको यह जानना होगा कि हम जिस डेटा के बारे में बात कर रहे हैं उसका आकार क्या है। हर कोई डेटा के बारे में बात कर रहा है। डेटा का आकार क्या है ना? तो आय लोगों को डेटा बिजनेस इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, यानी डेटा एनालिटिक्स लोगों को डेटा की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं किस डेटा के बारे में बात करने जा रहा हूं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं, ठीक है? तो यहां मैं आपको जो आकार देने जा रहा हूं, बहुत कम मात्रा में डेटा। उदाहरण के लिए, मेरी कंपनी के बारे में सोचें। तो हर महीने ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए हजारों पूछताछ आने वाली है। हर महीने 1000 या 1200 पूछताछ मुझे मिलेंगी। तो लोग मुझसे पूछेंगे, सर क्या आपके पास जावा कोर्स है? क्या आपके पास डेटा इंजीनियरिंग कोर्स है? क्या आपके पास डेवऑप्स कोर्स है? क्या आपके पास पाइथन कोर्स है? लोग मुझसे ये सब सवाल पूछ रहे हैं। तो मेरी टीम क्या करने जा रही है? मेरी टीम सारा डेटा एक्सेल शीट में स्टोर करने जा रही है। तो मैं एक एक्सेल शीट बनाता हूं। सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम, उसे कौन सा कोर्स चाहिए,
और लिंक, जिस तारीख को उसने मुझे कॉल किया, फोन नंबर और नकली ईमेल आईडी। मैं बस इसे यहां लिख रहा हूं, लेकिन रियल टाइम में मैं असली मीटिंग फोन नंबर और सब कुछ लूंगा। अगर वो कुछ फीस देते हैं तो मैं यहां लिखूंगा। अभी तक मेरे पास कुछ सैंपल डेटा है। हर महीने मैं कितना डेटा ले पाऊंगा? हर महीने 000 पूछताछ 12 महीने का डेटा लगभग 12,000 पंक्तियां है। यह मेरा डेटा साइज है। तो 12,000 पंक्तियां। ये प्रति वर्ष लगभग 2 MB डेटा हो सकता है, या शायद 5 MB डेटा, एक साल का डेटा। बस इतना ही। अब मुझे बताओ, आकार क्या है? ऑनलाइन प्रशिक्षण 5 MB एक साल के डेटा से निपटने जा रहा है ना? तो इस तरह का डेटा जहां हम आमतौर पर संग्रहित करते हैं, हम कागज और कलम का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना? यदि आप एक्सेल शीट, कागज और कलम का उपयोग करना नहीं जानते हैं, तो आप उपयोग कर सकते हैं। कागज और कलम में सब कुछ लिखें, और आप जानते हैं, भुगतान ले सकते हैं जिसमें किया जाता है। लेकिन मैं एक्सेल जानता हूं, मेरी टीम एक्सेल जानती है। सभी डेटा एक्सेल में संग्रहित होने जा रहे हैं, और मेरी टीम हर महीने एक सारांश तैयार करने जा रही है। वे क्या करते हैं? वे एक सारांश बनाते हैं। तो वे किस तरह का सारांश बनाते हैं? वे मुझे बताएंगे, सर, कितने लोगों ने पूछताछ की है। तो यहाँ सारांश है। तो सारांश क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। जनवरी 2021 में पावर बी, ये बहुत सारी पूछताछ। MSBA, ये बहुत सारी पूछताछ। SQL, ये बहुत सारी पूछताछ। ऐसे ही जनवरी महीने, फरवरी महीने, यानी मार्च महीने में मैं जितनी पूछताछ लिखने जा रहा हूँ, मैं ऐसे ही रिट्रीव करने जा रहा हूँ। अब साथ ही एक और सारांश। शुल्क एकत्र किया गया जनवरी, ये शुल्क है, और MSBA, पाइथन, डेवऑप्स जैसे कुछ के बराबर है। तो आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट या सारांश तैयार किया जाएगा। इसे MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्टिंग कहा जाता है। 20 साल पहले यह MIS रिपोर्टिंग थी। समझ में आया? अब यह MIS रिपोर्टिंग नहीं रही। लोग आज इसे सारांश कह रहे हैं, और लोग आज इसे डैशबोर्ड कह रहे हैं। सरल, उन्होंने इसका नाम बदल दिया है। ठीक है, तो उन्होंने इसे एक नया नाम डैशबोर्ड दिया है। समझ में आया? तो वे इसे बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपके प्रबंधन को नंबरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे आपसे एक सुंदर चार्ट बनाने के लिए कहेंगे। एक्सेल में हम इनसेट पर जा सकते हैं। हम इस तरह का एक सुंदर चार्ट बना पाएंगे। बस, तो कोई भी मैनेजर जान सकता है कि मुझे लगता है कि पाइथन अच्छा कर रहा है, पावर बी अच्छा कर रहा है, डेवऑप्स अच्छा नहीं कर रहा है। तो डेटा को ऑनलाइन जाते देखकर ट्रेनिंग मैनेजमेंट उन चीजों पर फोकस करना चाहता था जो ठीक से नहीं हो रही थी। डेटा एनालिटिक्स का क्या मतलब है? पिछली समझ को समझने का मतलब है कि मैं ये देखना चाहता था कि पिछले एक साल में डेवऑप्स क्यों नहीं चल रहा था। मुझे पता चला कि फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं है। तो यही कारण है कि मैं डेवऑप्स बिजनेस में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूं। तो मुझे इसका ध्यान रखना होगा। डेटा एनालिटिक्स का उद्देश्य क्या है? आपको अपने डेटा में मुद्दों, अंतर्दृष्टि, समस्याओं की पहचान करने की आवश्यकता है। तो मुझे कौन बताएगा कि यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है? अगर यह छोटा डेटा है तो आप कागज और कलम से आसानी से पहचान सकते हैं। जब आपके पास 10 वाक्यों का डेटा हो, तो कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि कौन सा क्षेत्र अच्छा कर रहा है, कौन सा शहर अच्छा कर रहा है, या कौन सा ब्रांड अच्छा कर रहा है। किस महीने एप्पल आईफोन की बिक्री कम हुई है, तो आप जानते हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा कर रहा है। इसलिए कोई भी आपको नहीं बताएगा कि आपके पास इसका विश्लेषण करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है। समझ में आया? तो एक्सेल भी नंबर 1 डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक समस्या यह है कि एक्सेल केवल थोड़ी मात्रा में डेटा ले सकता है। आपको इसे मैन्युअल रूप से करने की आवश्यकता है। सही है, एक्सेल अद्भुत डेटा एनालिटिक्स टूल है। हम 20 साल पहले केवल एक्सेल का उपयोग कर रहे थे। उससे पहले आपके डेटा का विश्लेषण करने के लिए कागज और कलम का उपयोग किया जाता था। तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने विश्लेषण किया था कि भारत में बहुत पैसा है। यही कारण है कि वे यहाँ आए और व्यापार करना शुरू किया। सही है, तो डेटा एनालिटिक्स बीए की शक्ति से संबंधित नहीं है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब है कि लोग डेटा देख सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि पहली तिमाही में आपकी अच्छी वृद्धि हुई है, कोई वृद्धि नहीं हुई है। आप अपनी पिछले 20 वर्षों की आय को देखकर भी समझ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों से मेरी आय अच्छी नहीं रही है, या मुझे उचित आय नहीं मिल पा रही है। आपने अपने डेटा का विश्लेषण किया है, इसलिए आप मेरे संस्थान में शामिल हुए हैं। सही है, तो अगर आपकी आय बहुत अच्छी है और ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो आप क्यों शामिल होंगे? तो आप अपने डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और आप दोस्तों से तुलना कर रहे हैं। दोस्त को 1 लाख मिल रहा है और आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं, या बहुत सी गृहिणियां हैं, उनके पास बहुत सारी डिग्री है, लेकिन वे उस समय का उपयोग नहीं कर रही है। तो आपने अपनी स्थिति का विश्लेषण किया है,
लेकिन अब हम केवल एक व्यक्ति के डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास लाखों डेटा हो, बिना किसी सॉफ्टवेयर के लाखों डेटा, तो आप इस तरह के चार्ट और रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे। समझ में आया? तो डेटा एनालिटिक्स का उद्देश्य क्या है? इसका मतलब है कि आप कच्चे डेटा को सार्थक रूप से परिवर्तित करते हैं। यह एक कच्चा डेटा है, कोई भी आपको नहीं बता सकता कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा। लेकिन जब आप एक डैशबोर्ड बनाते हैं, जब आप इस तरह का डैशबोर्ड बनाते हैं या जब आप इस तरह का सारांश बनाते हैं, तो आपको मैन्युअल रूप से कुछ काम करने की आवश्यकता होती है और आप जानते हैं कि एक्सेल इस तरह की सुंदर रिपोर्ट बना सकता है। क्या मैं स्पष्ट हूं? तो यह मेरी कंपनी की कहानी थी। तो मेरी कंपनी मेरे डेटा का विश्लेषण करने के लिए केवल एक्सेल का उपयोग कर रही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डेटा एनालिटिक्स का मतलब केवल पावर भी है। नहीं 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 नहीं, एक्सेल भी आपके डेटा को स्टोर कर सकता है। यह नंबर एक डेटा एनालिटिक्स टूल भी है, लेकिन समस्या छोटे आकार के डेटा की है। Amazon कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। अगली कंपनी जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, अगली कंपनी कौन सी है? अगली कंपनी जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो Amazon है। डेटा क्या है? हर महीने Amazon को प्रति माह 500 गीगाबाइट डेटा मिलने वाला है। मैं एक महीने के डेटा के बारे में बात करने जा रहा हूं। क्या मैं इस डेटा को एक्सेल में स्टोर कर सकता हूं? उत्तर है नहीं। सही है, तो आप एक्सेल में स्टोर नहीं कर सकते। तब SQL सर्वर या SQL का उपयोग किया जा सकता है। RDBMS सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल आपके डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाएगा। यही मैंने कल भी बताया था। जब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा हो, तो GB डेटा को किसी फाइल में स्टोर नहीं किया जा सकता। फाइल 100 मेगाबाइट्स, 200 मेगाबाइट, 300 मेगाबाइट की हो सकती है। लेकिन अगर कोई हर महीने कहे कि मैं आपको 500 गीगाबाइट डेटा दूंगा, अगर कोई नहीं है, अगर वे सब कुछ एक्सेल में डाल सकते हैं, तो मुझे SQL का उपयोग क्यों करना चाहिए? SQL का उद्देश्य डेटा को स्टोर करना है, लेकिन SQL किस आकार का डेटा स्टोर कर सकता है? अगर यह GB में है, 200 गीगाबाइट, 50 गीगाबाइट, आप जानते हैं, 10 गीगाबाइट, 5 गीगाबाइट्स। अगर आपके पास GB में डेटा है, तो आपके संगठन को आपके डेटा को स्टोर करने के लिए RDBMS सॉफ्टवेयर लागू करना होगा। Oracle, SQL सर्वर, MySQL टर्ब, ये सभी RDBMS सॉफ्टवेयर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, RDBMS का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपके पास बहुत सारा सोना है, तो आप उसे कहां स्टोर करेंगे? गोल्ड बैंक। अगर आपके पास बहुत सारा खून है, तो आपको उसे ब्लड बैंक में स्टोर करना होगा। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो डेटा बैंक में डेटा होना ही चाहिए। डेटा बैंक को डेटाबेस कहा जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या लोग इसे RDBMS या यूं कहें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपके पास बहुत सारे बैंक उपलब्ध हैं। HDFC बैंक, ICAC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सिटी बैंक जैसे हमारे पास बहुत सारे डेटा बैंक हैं। माइक्रोसॉफ्ट का Oracle SQL सर्वर, MySQL, यह एक फ्री सॉफ्टवेयर है। टेराडेटा, IBM कंपनी का DB2, IBM कंपनी का नेटसा, काइज, पोस्टग्र, बहुत सारे टूल उपलब्ध है। इन सभी को डेटा बैंक, डेटा टैंक कहा जाता है ना? Oracle क्या है? Oracle एक टैंक या बैंक है ना? आजकल हमारे पास राइस बैंक, गोल्ड बैंक, आप जानते हैं, सिल्वर बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक आजकल उपलब्ध हैं। ये सभी डेटा बैंक है। Oracle कंपनी का है। आपके पास अपोलो हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है, आपके पास किम हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है, आपके पास चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट का ब्लड बैंक है। हर किसी का अपना ब्लड बैंक होगा, है ना? आप वहां जाकर अपना खून जमा कर सकते हैं। आप Oracle का उपयोग कर सकते हैं। Oracle एक सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? RDBMS या SQL सॉफ्टवेयर, ये है। आप Oracle इंस्टॉल कर सकते हैं। आप डेटा स्टोर कर पाएंगे। मैं किस तरह के डेटा की बात कर रहा हूँ? जब आपके पास डेटा हो तो GB डेटा, लेकिन जब आपके पास डेटा हो तो किसी को उसे प्रोसेस करना होगा, है ना? तो आप जावा, नेट, पाइथन जैसी भाषा का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आप कोई भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं, इसका इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, इस तरह का डेटा आपके Oracle में उपलब्ध है। तो जावा Oracle में जा सकता है, वह डेटा प्राप्त कर सकता है, डेटा को प्रोसेस कर सकता है, और यह एंड यूजर को सॉल्यूशन देगा। तो एंड यूजर जानना चाहता है कि पिछले महीने की बिक्री कितनी हुई है। आपको केवल एक सवाल का जवाब देना होगा। पिछले महीने का डेटा 500 गीगाबाइट डेटा है जो Oracle में है। तो आप जावा या पाइथन से पूछ रहे हैं कि पिछले महीने की पूरी बिक्री कितनी हुई। आप डेटा प्राप्त करें जिसे आप प्रोसेस करने जा रहे हैं और पिछले महीने की बिक्री दिखा रहे हैं। भारत में 27 मिलियन बिक्री हुई है। तो आपको बहुत सारे कोड लिखने की जरूरत है, जटिलता, और आपको बहुत सारी कोडिंग लिखने की जरूरत है।
लेकिन अचानक हर महीने क्या होने जा रहा है? आपको 500 गीगाबाइट डेटा मिलने वाला है। 12 महीने के डेटा में मैं बात करने जा रहा हूं, जो कि 6000 गीगाबाइट होने जा रहा है। जब आप इसे एक साल में 6 टेराबाइट डेटा में बदलेंगे। एक साल का डेटा। मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं? अमेजन कंपनी, शायद भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, कोई भी कंपनी। मैं कहता हूं एक बैंक, आप किसी भी कंपनी का डेटा ले सकते हैं, शायद हर महीने 300-400 गीगाबाइट डेटा। इससे आपको पता चल जाएगा, वो जेनरेट हो जाएगा। अब एक साल का डेटा 6 टेराबाइट डेटा होता है, लेकिन 10 साल का डेटा खो गया। ये डेटा कहां है? तो 10 साल के डेटा का मतलब है 6 टेराबाइट। एक साल को 10 साल में बदलने पर कुल कितना होगा? मैं धीरे धीरे डेटा के टेराबाइट डेटा बनने की बात कर रहा हूं। धीरे धीरे डेटा हर महीने 200 गीगाबाइट, 300 गीगाबाइट हर महीने। आप जानते हैं एक साल का डेटा 6000 गीगाबाइट या 4000 गीगाबाइट हो जाएगा, लगभग 6 टेराबाइट। 10 साल का डेटा 60 टेराबाइट। इस तरह का डेटा, टेराबाइट डेटा, मैं सामान्य SQL में स्टोर नहीं कर सकता। क्लियर? मुझे नेक्स्ट OS सिस्टम के रूप में जाना जाने वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए। अगला सॉफ्टवेयर डेटा वेयरहाउस कहलाता है। क्लियर? तो हम डेटा वेयरहाउस टूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सामान्य SQL, सामान्य RDBMS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सामान्य SQL की जरूरत नहीं है। आपको टूल को डेटा वेयरहाउस टूल में बदलना होगा। आपको डेटा वेयरहाउस नहीं लिखना चाहिए या आपको डेटा वेयरहाउस नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये है या डेटा वेयरहाउस एक शब्द नहीं है। डेटा वेयरहाउस एक शब्द है। वेयरहाउस का मतलब है बड़ा नीचे। तो डेटा वेयरहाउस कैसा होगा? इसका इस्तेमाल डेटा स्टोर करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन यहां हम टेराबाइट्स डेटा स्टोर करने जा रहे हैं, अरबों और करोड़ों डेटा। मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन का मतलब क्या होता है। 1 मिलियन का साइज क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है दोस्तों? 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? कितने लाख? कोई बता सकता है दोस्तों? 1 मिलियन का मतलब कितने लाख होता है? चैतन्य ने कहा 10 लाख। बहुत अच्छा, 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। लेकिन 1 बिलियन क्या होता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर कोई बता रहा है कि 1 बिलियन का क्या होता है? 1 बिलियन का क्या मतलब होता है? 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ होता है। समझ में आया? तो क्या आप जानते हैं कि भारत में फोन पे का डेटा कितना है? फोन पे का हर महीने का डेटा। क्या आप जानते हैं कि फोन पे को भारत में हर महीने कितने ट्रांजैक्शन मिलते हैं? क्या किसी को पता है कि हम फोन पे के हर महीने के डेटा के साइज के बारे में बात कर रहे हैं? 700 करोड़ डेटा 7 बिलियन डेटा के बराबर है। अब मुझे बताइए कि क्या आप इस डेटा को नॉर्मल SQL में स्टोर कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, हम करोड़ों की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे खुद की भुगतान कंपनी का डेटा। हम हर महीने की बात कर रहे हैं। टेराबाइट डेटा जनरेट कर रहा है। क्लियर? भुगतान हर महीने डेटा खुद 700 करोड़ है, मतलब हर महीने 7 बिलियन डेटा। मैं इस तरह के डेटा की बात कर रहा हूं। आप उन्हें सरल SQL में स्टोर नहीं कर पाएंगे। आपको बड़ी डेटा वेयरहाउसिंग मशीन की जरूरत होगी। लेकिन डेटा वेयरहाउसिंग कैसे तैयार की जाती है? इसलिए आपको बड़ा हार्डवेयर खरीदना होगा। हार्डवेयर के लिए आपको बहुत बड़ा हार्डवेयर खरीदना होगा। सॉफ्टवेयर के लिए आपको वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। SQL का मतलब है कि आप SQL सर्वर या Oracle राइट या Teradata, Netessa, Sybase कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। याद रखें कि आपको बड़े हार्डवेयर खरीदने की जरूरत है। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। मैंने अपने प्रशिक्षण के उद्देश्य से एक लैपटॉप खरीदा है। लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास 4 गीगाबाइट रैम है। अब प्रोसेसर क्या है? मेरे पास केवल i5 प्रोसेसर है। फिर मेरे पास 1 टेराबाइट डिस्क स्पेस होने जा रहा है। यह मेरा कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस सिस्टम में मैंने SQL इंस्टॉल किया है। SQL का मतलब है Oracle SQL सर्वर के रूप में कोई भी RDBM। तो अगर मैं SQL में डेटा स्टोर करना चाहता हूं, तो SQL डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करने जा रहा है। मैं अधिकतम कितना डेटा स्टोर कर सकता हूं? 1 टेराबाइट। डिस्क की क्षमता 1 टेराबाइट क्यों है?
तो SQL बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। SQL का मतलब है कि आप यहाँ Oracle इंस्टॉल कर सकते हैं। आप Microsoft SQL सर्वर या कोई भी SQL सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे लैपटॉप की क्षमता क्या है? 1 टेराबाइट। ठीक है। दूसरी ओर मैंने बहुत बड़ा हार्डवेयर खरीदा है। बहुत बड़ा हार्डवेयर मैंने खरीदा है। यहाँ क्षमता क्या है? 100 GB रैम। यहाँ रैम की क्षमता देखें और 200 i5 प्रोसेसर चल रहा है। एक प्रोसेसर नहीं, इसलिए यहाँ केवल एक i5 प्रोसेसर है। मेरे पास 200 i5 प्रोसेसर होने जा रहे हैं। मान लीजिए 100 टेराबाइट डिस्क। डिस्क पर टेराबाइट डिस्क। अब मुझे बताइए कि अगर मैं इस मशीन में SQL इंस्टॉल करता हूं, तो SQL का मतलब Oracle या SQL सर्वर है और मैं कितना डेटा स्टोर कर सकता हूं? 100 टेराबाइट डेटा। समझ में आया? तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से सॉफ्टवेयर एक जैसा है, लेकिन हार्डवेयर का साइज बड़ा है, इसलिए इस मशीन को Oracle डेटा वेयरहाउसिंग मशीन कहा जाता है। अगर आप अपने लैपटॉप में वही Oracle इंस्टॉल करते हैं, तो ये बस Oracle है जिसे मैंने इंस्टॉल किया है। लोग यही कहेंगे कि मैंने Oracle इंस्टॉल किया है। समझ में आया? मैंने Oracle इंस्टॉल किया है। कोई नहीं कहेगा कि आपका लैपटॉप डेटा वेयरहाउसिंग है, क्योंकि बहुत छोटी 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है। डेटा क्या है? आप केवल 1 टेराबाइट स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम 50 टेराबाइट, 20 टेराबाइट, 100 टेराबाइट, 200 टेराबाइट डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। सामान्य लैपटॉप का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आपको बड़ा हार्डवेयर खरीदना होगा, है ना? और वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। सॉफ्टवेयर के हिसाब से कोई अंतर नहीं है, हार्डवेयर ही अंतर है। किसी ने आपसे आम भाषा में पूछा, हार्ड क्या होता है? डेटा वेयरहाउस का क्या मतलब है? आपको कहना होगा कि आपको बड़ी क्षमता का हार्डवेयर खरीदना होगा। SQL इंस्टॉल करें। OSQL का मतलब है Oracle का डेटा। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदना होगा और इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि ये सभी फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। हार्डवेयर आपको खरीदना होगा, Oracle या SQL सॉफ्टवेयर आपको खरीदना होगा। अपने डेटा को, अब उपलब्ध सभी डेटा को, जहां आपका डेटा वेयरहाउसिंग है, वहां रखने की कोशिश करें। यह एक आम आदमी की शब्दावली है, आम आदमी की समझ मैंने आपको दी है। लेकिन अगर आप डेटा स्टोर करते हैं, तो पहले का बहुत सारा डेटा अगर आप प्रोसेस करना चाहते हैं, तो हम भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए भाषा अधिक जटिल है। लेक्स और कोडिंग। बहुत से लोगों ने पूछा, उद्योग, हमें कोडिंग टूल की आवश्यकता नहीं है, हमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए कोडिंग के बिना की आवश्यकता है। कोडिंग के बिना हम डेटा को प्रोसेस करना चाहते थे, इसलिए बाय टूल लॉन्च किए गए। आप जानते हैं, जब इट मार्केट में डेटा वेयरहाउसिंग लॉन्च हुई 1990 में, बाय टूल लॉन्च किए गए। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब है डेटा एनालिटिक्स, वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था। डेटा एनालिटिक्स का मतलब है बिजनेस इंटेलिजेंस। तो SQL लॉन्च किया गया। क्या आप जानते हैं कि SQL कब लॉन्च किया गया था? आज नहीं। SQL का आविष्कार 1970 के दशक में इट इंडस्ट्री में हुआ था। किस कंपनी ने SQL या RDBM को DB2 के रूप में पहचाना? IBM कंपनी। तो SQL का आविष्कार IBM ने किया था, Oracle ने नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं, किसी और ने नहीं। IBM कंपनी ने SQL का आविष्कार डेटा स्टोर करने के लिए किया था। SQL से पहले हमारी एक भाषा थी, है ना? तो हमारी कौन सी भाषाएं थी? भाषाएं 1960 के दशक में ही शुरू हो गई थी। पहली भाषा C थी, फिर C जोड़, फिर जावा, पाइथन, ब्ला ब्ला ब्ला। पहली भाषा RDBMS थी। तो स्प्रेडशीट और बाकी सब कुछ 1960 और 70 के दशक में ही मार्केट में आ गया था। C भाषा के साथ केवल एक्सेल फाइलें, सब कुछ बनाया गया। अब समझ में आ गया। बाय टूल्स, कोई कोडिंग नहीं, कम कोडिंग, क्योंकि बहुत अधिक कोडिंग, लोग कोडिंग से नफरत करेंगे। लोगों ने कहा, नहीं 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 नहीं, मुझे कोडिंग मत दो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डेटा है। फिर बा टूल्स, सैप बा, शैश बा, Oracle बा। ये टूल्स इट इंडस्ट्री में साल 2000 में लॉन्च किए गए थे। मैं आपको बताता हूं, ये टूल्स किस लिए है। ठीक है, ये टूल्स पूरी तरह से है। मैं आपको ये टूल्स बताता हूं। ये टूल 2000 की शुरुआत में इट इंडस्ट्री में लॉन्च हुए थे, लेकिन ये सिर्फ रिपोर्टिंग टूल थे। हालांकि आपने अपनी एक्सेल शीट में एक रिपोर्ट देखी होगी। तो सी बाय, शैश बाय, Oracle बाय सिर्फ एक टूल है जो जटिल और महंगा है। तो कोडिंग नहीं होती है, ये एक बात है, लेकिन ये बहुत महंगे थे। SAP BA शैश बा OBA टूल।
तो उसके बाद MSBI को साल 2005 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपटीशन देना चाहता था, तो उन्होंने भी अपना बाय टूल MSBI लॉन्च किया। तो इसमें उन्होंने 3 टूल दिए हैं। तो वो क्या है? उन्होंने जो 3 टूल दिए हैं, तो इन टूल्स को मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, तो MSBI यानी माइक्रोसॉफ्ट बाय में हमारे पास कौन से 3 टूल हैं? MSBA का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट बाय, सिस, SSIS, SSRS। तो ETL टूल, एनालिसिस टूल, रिपोर्टिंग टूल, माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड और जो फ्री है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर खरीदते हैं तो यह RDBMS सॉफ्टवेयर है। RDBMS डेटा स्टोर करने, डेटा रिकवर करने के लिए है। बस एक टैंक है। टैंक में आप क्या करते हैं? डेटा डालते हैं, डेटा मिलता है। ब्लड बैंक में आप क्या करते हैं? खून डालते हैं, खून मिलता है। सही है। गोल्ड बैंक में आप क्या करते हैं? सोना डालते हैं, सोना मिलता है। तो SQL सर्वर में आप क्या करते हैं? डेटा डालते हैं, डेटा मिलता है। Oracle में आप क्या करते हैं? डेटा डालते हैं, डेटा मिलता है। डेटा जमा करना, डेटा निकालना। तो SQL का मतलब है टैंक में नीचे जाना। इसे ऐसे समझिए कि यह नीचे जाना है, तो आप डेटा डाल सकते हैं और डेटा पा सकते हैं। तो अब मैं ये समझना चाहता हूं कि SQL सर्वर एक RDBMS सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि अगर आप SQL सर्वर खरीदते हैं तो मैं आपको MSBI मुफ्त में दूंगा। आप ETL ऑपरेशन, एनालिसिस ऑपरेशन, रिपोर्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। कल मैं सिस के बारे में बात कर पाऊंगा क्योंकि अपने कोर्स में मैं सिस और SSH के बारे में बात करूंगा। तो ये MSBA का हिस्सा है। समझ में आया? तो सिस और SSH MSBI का हिस्सा है। और हमारे पास रिपोर्टिंग टूल नाम का एक और अच्छा टूल है। तो ये टूल्स MSBA 2005 में दिए गए थे। अब क्या हुआ? MSBI के बाद अचानक टैब्लो BI लॉन्च हो गया। ठीक है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो अब समस्या क्या है? अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ। माइक्रोसॉफ्ट आगे था। कोई भी सैप बाय शैश बाओबी का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लोगों ने अचानक इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया क्योंकि यह एक फ्री और माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करने में आसान ब्रांड है। और आप क्या कहते हैं? 2010 में सेल्सफॉर्स कंपनी ने टैब्लो बाय नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इस कंपनी ने बताया कि यह एक सेल्फ सर्विस बाय है। इसके लिए किसी तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं है। कोई भी MBA व्यक्ति, कोई भी MBA मैनेजर, कोई भी CA MBA मैनेजर आसानी से रिपोर्ट बना सकते हैं क्योंकि कंपनी में MBA मैनेजर को रिपोर्ट की जरूरत होती है। सेल्स मैनेजर, रिपोर्टिंग मैनेजर, रीजनल मैनेजर, CEO, स्टोर। तो एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर आप हमेशा उस क्लाइंट के मैनेजर को रिपोर्ट करने वाले हैं, है ना? तो मैनेजर पूछेंगे, मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। क्या मैं समझ पा रहा हूं? तो यह एक सेल्फ सर्विस बाय है जिसका मतलब है कि किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आसानी से रिपोर्ट तैयार कर सकता है, लेकिन केवल एक चीज यह है कि यह टूल महंगा है। तो SSRS ये रिपोर्टिंग टूल भी है, ये भी रिपोर्टिंग है। आप यहां बहुत सारी रिपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन केवल एक चीज है कि यह तकनीकी टूल है। रिपोर्ट बनाने के लिए आपको कई तकनीकी चीजों को समझने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां उसे हटा दिया गया है। सेल्फ सर्विस बाय ये भी एक रिपोर्टिंग टूल है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के बिना आप रिपोर्ट बना पाएंगे। हर किसी ने इसका उपयोग करना बंद कर दिया, खासकर SSRS चला गया है। SSRS चला गया है, इसलिए ये टूल पहले ही चले गए हैं। सिस और SSAS हो रहा है, लेकिन SSRS एक रिपोर्टिंग टूल था, ये भी चला गया है। माइक्रोसॉफ्ट अक्सर सोचता है कि मुझे भी एक रिपोर्टिंग टूल देना चाहिए जो इस आदमी को टक्कर दे। तो 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने पावर BI लॉन्च किया, जिसने टैब्लो बाय लॉन्च किया। यह एक सेल्सफोर्स कंपनी है। जब 2010 में मुझे समझ में आया कि यह भी सेल्फ सर्विस बाय है, उन्होंने इसे बहुत सस्ता और गैर तकनीकी बना दिया क्योंकि आज पावर बाय ब्रांड ऊपर चला गया है।
तो पावर बीआई का इस्तेमाल हर कोई करने लगा और टैब्लो बीआई ने अपने मौके गंवा दिए जब आप गूगल ट्रेंड पर जाते हैं। ठीक है, तो आप गूगल ट्रेंड्स पर जा सकते हैं। ठीक है, तो गूगल ट्रेंड। जब आप जाते हैं तो आप बस गूगल ट्रेंड्स पर क्लिक कर सकते हैं और एक्सप्लोर पर क्लिक कर सकते हैं और पावर बीआई बनाम टेबल भी दे सकते हैं। आपको पता चल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई किस टेबल बी से तुलना करें। तो आप तुलना करें तो कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सही है। टैब्लो से बाय सॉफ्टवेयर की तुलना कर सकते हैं। देखिए पावर बी कहां है। यह एक पावर बाय है और यह रंग टैब्लो बाय को दर्शाता है। तो पिछले 3-4 महीने या पिछले 1 साल अगर आप डेटा देखें तो इस रंग का क्या दर्शाता है। यह रंग पावर बीआई को दर्शाता है, यह रंग टैब्लो बाय को दर्शाता है। अपने आप ट्रेंड देख पाएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, साफ है। यह है फ्लैश सेल और आप इस तरह की सेल देख सकते हैं। तो गूगल कंपनी ट्रेंडिंग और विश्लेषण करने जा रही है। तो सर्च की संख्या के आधार पर आपको पता चलेगा कि पावर बीआई ट्रेंडिंग है या टैब्लो बाय ट्रेंडिंग है। आप जान सकते हैं कि पावर बीआई ट्रेंडिंग है। सेल्फ सर्विस बाय क्या है, इसके लिए किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए मैं मैगी नूडल्स बनाना चाहता था। क्या मुझे खाना बनाना आता है? आपके जानने वाले कोई भी आपको खाना बनाना नहीं सिखा सकता, लेकिन आप मैगी नूडल्स खरीद सकते हैं और अच्छे नूडल्स बना सकते हैं। क्योंकि सेल्फ सर्विस खाना ऐसा ही है। हालांकि आप बिना खाना पकाए मैगी नूडल्स का उपयोग कर रहे हैं, आप खाना बना पा रहे हैं, है ना? उसी तरह पावर बीआई एक सेल्फ सर्विस बाय है। इसका क्या अर्थ है? कोई भी गैर तकनीकी व्यक्ति भी रिपोर्ट बना सकता है। यही कारण है अगर कोई कह रहा है मुझे पता है पावर बीआई का मतलब पावर बीआई है, कोई भी सीख सकता है। अगर आप मुश्किल से 20-30 दिन बैठें तो आप पावर बीआई सीख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन क्या आपको 100% नौकरी मिल सकती है? आपको नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल पावर बीआई में नहीं, एसक्यूएल डेटा स्टोरेज से बहुत ज्यादा सवाल होंगे। आपके बहुत ज्यादा सवाल होंगे क्योंकि पावर बीआई एक सेल्फ सर्विस बा है। आप मुझे एक 10वीं क्लास का लड़का दे सकते हैं, मैं उसे 1 महीने के अंदर पावर बीआई सिखा सकता हूं। वो एक अच्छी रिपोर्ट बना सकता है, लेकिन कोई भी कंपनी उसे नौकरी पर नहीं रखेगी क्योंकि किसी को भी रियल टाइम में डैशबोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। हर कोई सोचता है कि अगर मैं एक रिपोर्ट और डैशबोर्ड बना दूं तो वो काफी है। जवाब है नहीं। आपको एसक्यूएल और डीटीएल और डेटा वेयरहाउसिंग जैसे और भी डेटा टूल्स पर काम करना होगा। हाँ, सेल्फ सर्विस बाय का मतलब है कि आपको कोई भी टेक्निकल चीज जानने की जरूरत नहीं है, यही इसका मतलब है। पावर बीआई का इस्तेमाल आजकल ज्यादा होता है लेकिन एसएसआरएस का इस्तेमाल नहीं होता। एसएसआरएस की जगह आपको एमएसबीआई से सिस के साथ पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट बाय, एसएस एनालिसिस टूल, रिपोर्टिंग टूल सीखना चाहिए। आपको पावर बीआई सीखना चाहिए। एसएसआरएस की जगह हम पावर बीआई सीखने जा रहे हैं। मतलब आप एमएसबीए और पावर बीआई और एसक्यूएल और डेटा वेयरहाउसिंग सीख रहे हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप आज सीखने जा रहे हैं। लेकिन आज भले ही पावर बीआई ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि डेटा यहीं नहीं रुकता। तो डेटा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। क्योंकि साल 2000 तक यही कहानी थी। साल 2000 के बाद बहुत कुछ बदल गया। तो साल 2000 के बाद क्या क्या बदलाव हुए? पूरी दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी तरह से शुरू हो गया। इंटरनेट का इस्तेमाल पहले से ज्यादा होने लगा। ठीक है। साल 2000 के बाद ही सोशल मीडिया धीरे धीरे मार्केट में आया। मैंने 2006 और 7 के आसपास फेसबुक का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया की बहुत सारी चीजें लॉन्च हुई, यूट्यूब लॉन्च हुआ और सब कुछ लॉन्च हुआ और हार्डवेयर बहुत सस्ते या कम खर्चीले हो गए।
तो लोगों ने फिर से फोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो हम सामान्य वॉकी टॉकी फोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं जो बहुत सस्ते हो गए हैं क्योंकि उनमें बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है। अगर आप 1970 के दशक को देखें तो लोगों ने RDBMS का आविष्कार किया। 20 साल बाद कोई R&D नहीं था, कोई रिसर्च नहीं थी। 20 साल बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब हमारे पास टेराबाइट्स जमा हो रहे हैं, क्या करें? तो उन्हें 20 साल लग गए। तो इससे लेकर इस तक, आविष्कार के समय तक, आप देखिए, उन्हें 20 साल लग गए क्योंकि डेटा बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा था, उस समय बहुत धीमी गति से बढ़ रहा था, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, केवल छोटे छोटे लेन देन हो रहे थे। डेटा बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा था। हाइगर डेटा पाउट, डेटा बहुत तेजी से या बहुत तेजी से नहीं आने वाला है, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन साल 2000 के बाद कहानी ऐसी नहीं रही, डेटा तेजी से आने लगा। समझ में आया? तो उस तरह के डेटा को कहां स्टोर किया जाए? अब हम पाबाइट, ज़ेटाबाइट या बाइट में डेटा साइज के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह के डेटा को बड़ा डेटा कहा जाता है। यह नाम गूगल ने 2003 में दिया था। गूगल ने कहा था हमें बहुत सारा डेटा मिल रहा है। मैं आपको डेटा का एक नाम देने जा रहा हूं, उद्धरण चिन्ह। डेटा क्या है? बड़ा डेटा। तो टेराबाइट डेटा स्टोर हो सकता है। आपके पास कितना टेराबाइट डेटा है? इंडस्ट्री ने डेटा वेयरहाउसिंग सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया है, जिसका मतलब है कि आपको बड़े हार्डवेयर खरीदने की जरूरत है, आपको इन्हें इंस्टॉल करना होगा। आज ये मशीनें कहां उपलब्ध है? ये सभी आपके डेटा सेंटर में उपलब्ध है। जब आप जाते हैं, जब आप डेटा सेंटर की तलाश करते हैं, जब आप वो खोजते हैं जिसके बारे में बहुत से लोग बात करने जा रहे हैं, डेटा सेंटर, है ना? तो मैं भारत में डेटा सेंटर के बारे में बताता हूं। तो दुनिया भर में डेटा सेंटर कहां है? ये कंप्यूटर है। अब यह एक बड़ी मशीन हो सकती है, यह एक डेटा वेयरहाउसिंग मशीन है ना? तो यह एक बड़ी मशीन हो सकती है, शायद एक और डेटा वेयरहाउसिंग। तो ये सभी डेटा वेयरहाउसिंग मशीन ही है। तो इसे डेटा सेंटर कहा जाता है, जहां डेटा वेयरहाउसिंग मशीन उपलब्ध होती है। डेटा सेंटर आपकी तकनीकी कंपनियों को बनाए रखने वाले हैं। अगर आप इन्फोसिस के लिए काम कर रहे हैं तो इन्फोसिस इसे बनाए रख सकता है, या IBM इसे बनाए रख सकता है, या एक्सेंचर इसे बनाए रख सकता है ना? आप लोग डेटा सेंटर के लिए भी काम करने जा रहे हैं। तो आमतौर पर डेवलपर्स, न कि हम एडमिन लोग, डेटा सेंटर के लिए काम करने जा रहे हैं। तो आज हम इतने बड़े डेटा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया? बड़ा डेटा। ये नाम 2003 में गूगल द्वारा दिया गया था और उन्होंने बताया था कि इतने बड़े डेटा को कैसे स्टोर किया जाए और इतने बड़े डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाए। दिन के अंत में डेटा को प्रोसेस और स्टोर करना होता है। तो फिर एक फाउंडेशन है जिसे अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन कहा जाता है। यह एक चैरिटेबल संगठन है, यह कोई कंपनी नहीं है। कंपनी का मतलब है व्यावसायिक गतिविधियां, आपको इस कॉम की आवश्यकता है। इस फाउंडेशन ने गूगल से पेपर लिया है। उन्होंने 2006 में अपाची हैडूप नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया था। तो उन्होंने बताया कि हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, हम डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे। यहां सब कुछ किया जा सकता है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए हम अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा वेयरहाउसिंग सिर्फ स्टोरेज के लिए है। प्रोसेसिंग के लिए क्या ये यहां है? स्टोरेज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोसेसिंग के लिए हम यहां एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसे ही। तो उन्होंने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया है। यह सॉफ्टवेयर पूरी तरह से मुफ्त है। समझ में आया? उन्होंने बताया कि आप HDFS स्टोरेज, हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मैप रिड्यूस एल्गोरिथम या मैप रिड्यूस कोड की मदद से अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं, और जब आपके पास बड़ी मात्रा में डेटा हो तो आप उसे प्रोसेस कर पाएंगे। आज मैं कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने जा रहा हूं? मैं डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए अपाची हैडूप का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। HDFS हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का इस्तेमाल अनलिमिटेड डेटा स्टोर करने के लिए किया जाएगा।
अब ये 2006 में रिलीज हुआ और लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसके साथ बहुत सारी समस्याएं थी। आप जानते हैं अपैची हैडूप। एक समस्या यह है कि सारा डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर करना पड़ता है। मैप प्रोड्यूस एक जावा प्रोग्राम है। तो डिस्क का मतलब है कि अगर आप डिस्क में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो जब आप डेटा पढ़ते या लिखते हैं तो ये धीमा हो जाएगा। जावा अधिक जटिल है। बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमें जावा की जरूरत नहीं है, जावा अधिक जटिल है, मुझे एक सरल भाषा दी गई है। इसलिए हैडूप भले ही 2006 में रिलीज हुआ, 3 साल के भीतर अपैची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए अपैची स्पार्क नामक एक और सॉफ्टवेयर बाजार में उतारा। आपका YouTube डेटा, Amazon समीक्षा डेटा, Google डेटा, सभी डेटा आप आज अपने अपैची हैडूप या अपैची स्पार्क में स्टोर कर पाएंगे। ये सॉफ्टवेयर प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर और मुफ्त सॉफ्टवेयर है। तो अब अपैची स्पार्क, जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2009 में अडूब की जगह रिलीज किया गया था। अब उन्होंने जो कहा वो ये है कि आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन डेटा स्टोर करने के उद्देश्य से हम अभी क्या उपयोग कर रहे हैं? हम रैम और डेटा प्रोसेसिंग उद्देश्य का उपयोग कर रहे हैं। जावा भाषा का प्रयोग न करें, स्काला या पाइथन भाषा का प्रयोग करें। सही है। पाइथन बहुत आसान है, इसलिए यह अब 100 गुना तेज हो गया है। समझ में आया? 100 गुना तेज। तो आज यदि आपके पास बड़ी मात्रा में डेटा है तो आप अपैची हैडूप या अपैची स्पार्क का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अपैची स्पार्क का उपयोग आज सभी कंपनियां करने जा रही हैं। तो मैं इसी कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूं। समझ में आया? तो मैं इसी कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो आज आपका डेटा कहां है? तो छोटी मात्रा में डेटा फाइलों में हो सकता है। मैं एक्सेल फाइल, किसी भी फाइल, CSV फाइल के बारे में बात कर रहा हूं। मैं किलोबाइट डेटा, मेगाबाइट डेटा, MB डेटा के बारे में बात करने जा रहा हूं। यदि डेटा का आकार धीरे धीरे GB डेटा में है तो मैं डेटा के मध्यम आकार की बात कर रहा हूं। हम SQL या RDBMS का उपयोग कहां करने जा रहे हैं? यदि डेटा टेराबाइट में होने जा रहा है तो आप अपना डेटा कहां संग्रहित करेंगे? हम डेटा वेयरहाउसिंग टूल का उपयोग कर सकते हैं। समझ में आया? यहां मैं बड़े डेटा के बारे में बात करने जा रहा हूं। लेकिन ये 2000 तक की कहानी है। लेकिन 2000 से पहले की कहानी थी, लेकिन 2000 के बाद आपके पास बड़ा डेटा है। तो इसे बड़ा डेटा कहा जाता है। अगर कोई कहे कि यह बड़ा डेटा है लेकिन बाकी डेटा का क्या? अगर यह बड़ा डेटा है तो इस सारे डेटा का क्या? इस सारे डेटा को केवल छोटा डेटा कहा जाता है। तो गूगल कंपनी कह रही है कि खोया हुआ डेटा। तो जब यह 1960 के दशक में शुरू हुआ था और 2000 तक हम बात कर रहे थे कि हम केवल छोटे डेटा के युग में थे। भले ही हम टेराबाइट डेटा की बात कर रहे हैं, लेकिन गूगल कंपनी कहती है कि यह छोटा डेटा है और बड़ा डेटा का मतलब है कितने बाइट डेटा। कितने बाइट डेटा? हम किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने जा रहे हैं? हैडूप के बिना हम नहीं चल सकते या हम हैडूप और स्पार्क का भी उपयोग करने जा रहे हैं। तो हैडूप और स्पार्क का हम उपयोग करने जा रहे हैं। स्पार्क आधुनिक सॉफ्टवेयर है, हैडूप पुराना है। हैडूप हार्ड डिस्क में डेटा को थोड़ा धीरे स्टोर करेगा, लेकिन स्पार्क ज्यादा तेज है। तो ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये फ्री सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर आपको खरीदना होगा। सॉफ्टवेयर फ्री है, लेकिन यहां सब कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। तो ये वो डेटा है जो हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं? आप यहां से डेटा लेते हैं, आप यहां से डेटा लेते हैं, आप यहां से डेटा ले सकते हैं, आप यहां से डेटा ले सकते हैं। आप इस डेटा पर आए या बाय परफॉर्म कर पाएंगे। AI का मतलब है कि आपके डेटा को कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन चलाएंगे। डेटा फाइल, SQL, डेटा वेयरहाउसिंग, स्पार्क, हैडूप से आ सकता है। आपका चार्ट जीपीटी डेटा कहां से आ रहा है? आप जानते हैं कि यह डेटा कहां से आ रहा है? कोई सुराग? चार्ट जीपीटी डेटा। यह डेटा आज से बहुत ज्यादा डेटा से आ रहा है।
इतना ज्यादा डेटा आई एप्लीकेशन से आ रहा है। ये डेटा सिर्फ हैडूप और स्पार्क से आ रहा है। इसका साइज क्या है? ये 500 पबाइट डेटा हो सकता है। यह 1000 हिमालय के साइज के बराबर है। मैं यहां किस डेटा के बारे में बात करने जा रहा हूं? चार्ज जीपीटी 1 गीगाबाइट नहीं 2 गीगाबाइट डेटा पाबाइट ज़ेटाबाइट डेटा को रिट्रीव कर रहा है। यह 1000 10,000 हिमालय के आकार के समान है। यदि आप डेटा को डीवीडी में काटते हैं और आप जानते हैं कि सभी डीवीडी का आकार 1000 2000 हिमालय के आकार का होगा, जिसे आज स्पार्क हैंडल करने जा रहा है। हडूप आज हैंडल करने जा रहा है। आज हम 20-25 साल के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए आईटी इंडस्ट्री में आपके पास अपना डेटा स्टोर करने के लिए केवल 4 विकल्प हैं। छोटा डेटा CSV फाइल, PDF फाइल, MS, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, किसी भी फाइल में जा सकता है। समझ में आया? दूसरा, बड़ा मीडियम साइज डेटा SQL, RDBMS का मतलब है Oracle, Postgre, MySQL, कहीं ना कहीं इसे स्टोर किया जाएगा। आप जानते हैं डेटा का टेराबाइट डेटा का मतलब है डेटा वेयरहाउसिंग। पाबाइट इज़ाबाइट को बड़ा डेटा कहा जाता है। इसे हडूप और स्पार्क में जाना चाहिए। क्या मैं समझ पाया? तो डेटा स्टोर करने वाली तकनीकें ये है। लेकिन ये सब काम कौन करने जा रहा है? क्या आप करेंगे? नहीं नहीं नहीं। एक डेटा इंजीनियर है जो डेटा को व्यवस्थित करने जा रहा है। तो फाइलों, SQL और डेटा वेयरहाउसिंग को भूल जाए और इन सभी को एक और टीम द्वारा बनाए रखा जाएगा। आपकी कंपनी में टीम को डेटा इंजीनियरिंग टीम कहा जाता है। सही है, आपको बाय कहा जाता है। बाय का मतलब डेटा एनालिस्ट होता है। तो आपको डेटा इंजीनियरिंग टीम से डेटा प्राप्त करना होगा। तो डेटा के आकार के आधार पर कंपनियां ये चुनने जा रही हैं कि डेटा को कहां रखा जाए। अब मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। हम आज का डेमो बंद करते हैं। कल मैं इस बारे में बात करूंगा कि सिस क्या है, सिस क्या है, डेटा वेयरहाउसिंग क्या है, पावर BI क्या है। कल भी मैं चर्चा करूंगा और कृपया आकर जुड़ें। तो मैं आपको एक छोटा सा परिचय देता हूं और इसे समाप्त करता हूं। मैं अपने घर से 3 किलोमीटर दूर सुपरमार्केट तक सब्जी खरीदने जाना चाहता था। मैं कैसे जाऊं? बाइक से जाऊं। ठीक है। मैं हैदराबाद से विशाखापट्टनम 500 किलोमीटर जाना चाहता था। क्या मैं बाइक से जा सकता हूं? नहीं 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 नहीं, मुझे ट्रेन या बस या कार से जाना है। मैं टूल बदल रहा हूं क्योंकि दूरी कम है। मैं फाइलों का इस्तेमाल कर रहा हूं। कुछ और अतिरिक्त डेटा। मैंने टूल को SQL में बदल दिया है। ठीक है। मैं हैदराबाद से USA जाना चाहता हूं। क्या मैं ट्रेन से जा सकता हूं? नहीं 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 नहीं, मुझे फ्लाइट से जाना होगा। आपने दूरी ज्यादा क्यों चुनी, है ना? तो जब डेटा का साइज ज्यादा हो तो मैं डेटा वेयरहाउसिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मैं चांद या मंगल पर जाना चाहता हूं। क्या मैं फ्लाइट से जा सकता हूं? नहीं 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 नहीं, मुझे रॉकेट का इस्तेमाल करना होगा। तो अब रॉकेट क्या है? हैडूप या स्पार्क। तो जब डेटा का साइज बढ़ रहा है तो हम अपने टूल बदलने जा रहे हैं। यह आपका नहीं है। आप जानते हैं कि आपको टूल पसंद नहीं है। ये साइज पर निर्भर करता है। आपको अपनी कंपनी में एक टूल इंस्टॉल करना होगा। इस्तेमाल करके देखें। एलन मस्क ऑफिस आने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका क्या उपयोग है? अगर मुझे ऑफिस आना है तो मुझे कार का ही इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? केवल 10 किलोमीटर या 10 मील, 20 मील या 100 मील। समझ में आया? हमेशा इस्तेमाल पर निर्भर करता है। आप किस तरह के टूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और आप डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप डेटा स्टोरेज को समझ पाएंगे और बड़ा डेटा क्या है, छोटा डेटा क्या है, डेटा वेयरहाउसिंग क्या है। मैंने इन सभी को आम भाषा में समझाया है। समझ में आया? तो कल हम आगे बढ़ेंगे और यह डेमो नंबर 2 है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। तो हम कल जुड़ेंगे। यह आखिरी डेमो है। वही समय, वही मीटिंग गाइड। आप सभी का धन्यवाद। क्या आपको क्लास पसंद आए?